सो हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रुचि गर्ग। सबसे पहले तो एक अनाउंसमेंट है आप सभी के लिए, और काफ़ी लोग कमेंट्स भी करते हैं कि मैम आपका कोई कोर्स है क्या, या आप ऐसा कुछ पढ़ा रही हैं क्या। तो उन सभी के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जिसे मिस नहीं करना चाहिए। 26 अक्टूबर से हम सिफलाइनम डिस्कस करने वाले हैं। ये एक पेड सेशन होगा जिसे आप सब ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी होम्योपैथ डॉक्टर्स हैं, जो भी स्टडी कर रहे हैं, या जो अभी पास आउट होकर के निकले हैं, उन सभी के लिए ये बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। सिफलाइनम एक बहुत इम्पॉर्टेंट ड्रग है, एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल भी, एज अ इंटरकरेंट भी, एज अ जब हम कई बारी ऐसा होता है कि हमने जो मेडिसिन चूज़ करी होती है वो करेक्ट रेमेडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होती है, एक टाइम तक वो इम्प्रूवमेंट देती है, पेशेंट को रिलीफ देती है, पर एक टाइम के बाद एक स्टैग्नेशन फेज आ जाता है जब उसको इम्प्रूवमेंट मिलना बंद हो जाती है। तो हम किस तरीके से वहाँ पर सिफलाइनम को यूज़ कर सकते हैं, ये इसमें करीब 10 से 12 बुक्स को हम इंक्लूड करके उसका जो ओरिजिनल वर्क है वो आप लोगों के सामने रखा जाएगा, और कुछ केसेस भी होंगे जिसके थ्रू प्रैक्टिकल नॉलेज हम सीखेंगे, उसको पढ़ेंगे। तो आज का भी जो सेशन है जो इसी के बेस पे है कि कैसे ये बेसिकली HSV-2 का केस है, हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस का। और आज के इस केस में हम ये देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैंने मेडिसिन को चूज़ किया। इस केस में मुझे कई बार फेलवर देखने को मिला, और उसके बाद फिर मुझे हर बार मैंने उसको फाइंड आउट किया कि आखिर क्या मिस हो रहा है, क्यों पेशेंट ठीक नहीं हो रहा, मुझसे कहाँ पे गलती हो रही है। और उसके बाद भी जब मैं करेक्ट मेडिसिन चूज़ कर ली मैंने, तो उसके बाद भी एक टाइम के बाद स्टैग्नेशन फेज आ गया। पेशेंट को आराम मिलना, इम्प्रूवमेंट मिला, लेकिन एक टाइम के बाद उसको आराम मिलना बंद हो गया। तो फिर एज अ इंटर करेंट रेमेडी जो मैंने यूज़ की वो क्या थी, और किस तरीके से हम उसको चूज़ करते हैं, या किस तरीके से हमको चूज़ करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। और आप सब लोग सेशन को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जो 26 अक्टूबर से होने वाला है। आप सभी के लिए वो बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। ये केस डिस्कस करते हैं। ये केस इसमें जो पेशेंट की एज है करीब 34 या 35 के आसपास होगी, और ऑलरेडी ये डायग्नोज केस आया था मेरे पास। पेशेंट की जो कंप्लेंट थी वो थी HSV-2 की वो प्रॉब्लम लेकर के आए थे। जेनाइटल एरियाज में उनको इरप्शंस थे, और ऑलरेडी वो काफ़ी सारा ट्रीटमेंट लेने के बाद आए थे, और उन्होंने ये चीज़ बोली कि मैम अभी मैं थक चुका हूँ ट्रीटमेंट लेकर के, हर चीज़ मैंने ट्राई कर ली, हर चीज़ एलोपैथी जो भी मैं कर सकता था, यहाँ तक कि मैंने झाड़ फूंक भी करवाया, झाड़ा भी लगवाया, सारी चीज़ें कर ली, पर मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा, और अभी मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ। यहाँ जो पेशेंट ने अपनी कंप्लेंट्स बताई, उनको और तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सिर्फ जेनाइटल एरियाज में उनको इरप्शंस थे। समटाइम्स कभी उनको पेन फील होता था, इसके अलावा और कोई सिम्टम्स नहीं थे। जो इसके अलावा था कि उनको स्नीजिंग का प्रॉब्लम होता था, छींकें आती थी कंटिन्यूसली, और बहुत ज़्यादा डल फील करते थे, इतनी ज़्यादा वीकनेस रहती थी। बोलते थे कि मैम कुछ भी करने की इच्छा नहीं होती, ऐसा लगता है कि बस लेटे ही रहो, मुझे किसी से बात भी ना करनी पड़े, किसी को बोलना भी पड़ता है तो मुझे चिढ़ होती है, इरिटेशन होती है, इतनी ताकत ही नहीं रहती बॉडी में कि मैं
रिप्लाई देने के लिए भी मैं सोचूं, इतनी थक जाती है बॉडी। इसके अलावा उनकी जो कंप्लेंट्स थी, उन्होंने बताई कि मैं खाता तो नॉर्मली ही डाइट लेता हूँ, बल्कि थोड़ी कम ही लेता हूँ, उसके बावजूद मेरा पेट हर वक्त मुझे भरा हुआ लगता है। खाना खाने के बाद तो और हालत ख़राब हो जाती है, लगता है बस अब लेट जाओ। ऐसा लगता है, कभी कभी एसिडिटी भी होती है और साथ ही कभी कभी ऐसा भी लगता है कि जैसे खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, एज इट इज़ वो रखा हुआ है। इसके अलावा जो उनके मेंटल सिम्टम्स थे, वो मतलब शांत रहना, सोशल पर्सन नहीं थे वो, शांत ही रहना उनको पसंद था। और मोस्ट ऑफ जब ज़रूरत होती थी तभी वो बात करते थे, अदरवाइज़ वो शांत ही रहते थे। और जब भी ज़रूरत के वक्त भी अगर बोलना पड़े तो उतना ही बोलते थे जितने से काम बन जाए, उससे ज़्यादा नहीं। उनकी वाइफ ने बोला कि मैम ये किसी के भी साथ नहीं बैठते, मेरे साथ भी नहीं बैठते, बच्ची के साथ भी टाइम स्पेंड नहीं करते, बस फ़ोन भी करो कभी तो काम की बात की और फिर रख दिया। मुझे अपने पास भी नहीं आने देते, हाथ भी नहीं लगाने देते, कहते हैं कि नहीं तू मत मुझे छू, तुझे भी ये प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पेशेंट से क्लियर किया कि ऐसा क्यों करते हैं, और उन्होंने बोला कि मैम मेरी इच्छा ही नहीं होती किसी से बात करने की या कुछ भी करने की, डिज़ायर ही नहीं होती किसी भी चीज़ की। तो यहाँ पर जो मैंने काफ़ी सारी मेडिसिन दी इनको, और उससे इनको थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट भी आया, लेकिन इतना कुछ बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया। कई मेडिसिन्स मैंने चेंज करके दी, लेकिन हर बार रिज़ल्ट मुझे मतलब फेलवर ही मिला, हर बार मुझे फेलवर मिला। उतना अच्छा रिज़ल्ट कभी भी नहीं मिला जिससे वो खुश हो जाएं, मतलब उनको खुशी हो कि नहीं हाँ मुझे बहुत आराम है, या फिर मैं सेटिस्फाइड हूँ कि नहीं मेडिसिन अच्छा वर्क कर रही है। तो हर बार फिर मैं मेडिसिन कुछ टाइम के बाद चेंज करती थी। वापस से जब मैंने मैंने 3 बार इनका केस हिस्ट्री लिया, हर बार अपनी कि मुझसे क्या मिस्टेक हो गई है उसको सर्च करने के लिए कि आखिर कहाँ से मिस हो रहा है ये केस। और ये जो पेशेंट थे इन्होंने पहले ही कह दिया था कि डॉक्टर अब आप आखिरी होप हैं, उसके बाद मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं ऑलरेडी बहुत कुछ कर चुका हूँ और इस डिज़ीज़ के बारे में पढ़ पढ़ के मुझे इतना नॉलेज हो चुका है कि मुझे लगता है जैसे अब मुझे सारा पता है इस बीमारी के बारे में। तो इनकी मैंने करीब 3 बार केस हिस्ट्री ली, और हर बार एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंट मिली जो हर बार ये बोलते थे। उनकी वाइफ बोलती थी कि मैम ये मुझे हाथ भी नहीं लगाने देते, पास आने की तो बात ही छोड़ दो। फिर जब वहाँ पर मैं उनके हस्बैंड से पूछती थी तो वो कहते थे मैम मेरी इच्छा ही नहीं होती, अंदर से मेरी इच्छा ही नहीं होती किसी भी चीज़ की, तो मैं कैसे भी कुछ भी करूं। सेम उनकी ये उन्होंने कई बारी रिपीट किया पूरे केस में, और जो कि मैं मिस कर दे रही थी, हर बार मैंने मिस किया। लेकिन इस बार मैंने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दी, और मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में भी कहा है कि केस टेकिंग के वक्त हमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें ऑब्ज़र्व भी करनी पड़ती हैं, या पेशेंट बताता है हमें उस चीज़ को कैच करना होता है। अगर हम उस वक्त मिस कर देते हैं तो वो फिर मिस ही होता जाता है, और सेम चीज़ ये इस केस में मेरे साथ हुई। तो यहाँ पर फिर मैंने जो एक ही रूब्रिक सेलेक्ट किया और उसके बेस पे ही ये मैंने प्रिस्क्राइब की थी मेडिसिन, और वो जो रूब्रिक था वो था सेक्सुअल डिज़ायर अब्सेंट। पाठक रिपोर्टरी में ये रूब्रिक आपको मिल जाएगा, सेक्सुअल डिज़ायर अब्सेंट, सिंगल मेडिसिन है इसमें, काली बाइक्रोम।
तो उसके बाद मैंने काली बाइक्रोम को डिटेल से पढ़ा और इनकी जो पर्सनैलिटी थी, फिर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल वो मेडिसिन इनसे मैच हो रही थी। तो इनको काली बाइक्रोम दिया और काली बाइक्रोम देने के बाद विद इन 15 to 20 days बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। 1-2 महीने तक सारी चीज़ें सही चली, पेशेंट खुश था, उसका मूड भी हैप्पी था और कि अब मैं ठीक हो जाऊंगा। उसके बाद 2 महीने के बाद वापस से नहीं मैम कुछ भी ठीक नहीं हो रहा, वापस से सारी चीज़ें वैसी हो गई, वही डलनेस, वही निगेटिविटी। तो यहाँ पर वापस से मैंने रीएनालिसिस किया कि कहीं फिर से तो कुछ चीज़ नहीं मिस हो गई। अब ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? पेशेंट ने तो अच्छा रिस्पॉन्स किया, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला जो अभी तक के टाइम में नहीं मिला था। तो वहाँ पर मैंने वापस से जब रीएनालिसिस किया तो मैंने देखा नहीं, मेडिसिन तो बिल्कुल सही है, सारी चीज़ें सही है, फिर ये जो स्टैग्नेशन है ये क्यों आया, ये जो ब्लॉक है ये क्यों आया, अब क्यों नहीं मेडिसिन वर्क कर रही, अब पेशेंट को क्यों इम्प्रूवमेंट मिलना बंद हो गया। तो यहाँ पर अब मेरे माइंड में सीधे से आया कि हमें कोई इंटरकरेंट रेमेडी चाहिए इसके लिए। और अगर आपने डॉक्टर देवेंद्र के प्रीवियस वीडियोस सुने हैं, जो उन्होंने लास्ट वीडियो अभी किया था, उसमें उन्होंने बताया है कि काली ग्रुप के बाद हमें नोसोड, बावल नोसोड का यूज़ करना होता है, नहीं तो एक टाइम के बाद स्टैग्नेशन देखने मिलता है। तो यहाँ पर मैंने जो एज अ इंटरकरेंट रेमेडी चूज़ की वो बावल नोसोड की थी। और ये जो नोसोड्स हैं या बावल नोसोड्स हैं, इनका नॉलेज बहुत कम है। कई बार हमें फेलवर इसी वजह से मिलती है कि हम सही टाइम पे करेक्ट रेमेडी नहीं चूज़ कर पाते या इंटरकरेंट रेमेडी नहीं चूज़ कर पाते। मेडिसिन हमारी करेक्ट होती है, लेकिन वहाँ पर जब एक स्टैग्नेशन फेज आता है, एक ब्लॉक आता है, तो हमें एज अ इंटरकरेंट बावल नोसोड या नोसोड देना पड़ता है उस ब्लॉक को क्लियर करने के लिए। तो ये जो फिर वापस मैंने देखा कि अब हमें देनी है नोसोड देनी है या बावल नोसोड देनी है, तो क्या देना है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है चूज़ करना कि अब हमें यहाँ पर क्या देनी है, क्योंकि केस बहुत अच्छा जा रहा था, एक छोटी सी गलती फिर से सारी चीज़ें बिगाड़ देगी। तो वापस से मैंने उनका सारा केस रीएनालिसिस किया और वहाँ पर जो मैंने रेमेडी चूज़ की, वेरी यूनिक रेमेडी थी ये, साइकोटिक कंपाउंड बेसिलस। और इस बीच जब तक मैंने उनको बावल नोसोड नहीं दिया था, उसके पहले उनको आराम मिला था, काफ़ी इम्प्रूवमेंट मिला था। उन्होंने अपना टेस्ट HSV-2 का करवाया, पर उसमें कोई चेंजेस नहीं थे उसके वैल्यूज़ में, वो एज इट इज़ थे जब हमने ट्रीटमेंट शुरू किया था। उसके पहले वो जो रिपोर्ट्स लेकर के आए थे और जब उन्हें आराम मिला काली बाइक्रोम देने के बाद, उसके बाद भी सेम वैल्यूज़ थे रिपोर्ट में, वैल्यूज़ में कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। जब भी हम कोई भी किसी भी सेमिनार या कोई भी सेशन या कुछ भी अटेंड करते हैं, तो हम हमेशा देखते हैं, इवन मैंने भी देखा है कि सिर्फ सक्सेस की बात होती है। ये पेशेंट ठीक हो गया, ये केस था, ये ठीक हो गया, फेलवर की कहीं कोई बात नहीं करता, जबकि फेलवर से ही निकल करके सक्सेस आई हुई होती है। हर कोई फेल होता है स्टार्टिंग में। तो जो चीज़ मुझे मिली
एज इट इज़ मैं आप लोगों के सामने वो चीज़ प्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे क्या मिला, कहाँ पर गलती हुई, फिर उसको कैसे करेक्ट किया। तो काली बाइक्रोम देने के बाद भी उनकी जो HSV-2 की रिपोर्ट थी उस पर कोई वैल्यू में चेंजेस नहीं थे, वो एज इट इज़ थी। पर जब मैंने यहाँ पर उनको साइकोटिक कंपाउंड दिया, साइकोटिक को दिया, उसके करीब 20 दिन बाद ही उन्होंने मुझे बिना बताए अपना टेस्ट करवाया HSV-2 का और मुझे रिपोर्ट्स भेजी। रिपोर्ट्स नॉर्मल थे, उनकी जो वैल्यूज़ थी वो एकदम नॉर्मल आ चुकी थी। उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था, बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था। सीधी सी बात है, जो बंदा इतने सालों से परेशान हो उसके लिए तो थोड़ा सा टफ ही होगा इतना ईजिली बिलीव कर लेना कि इस के लिए मैं इतना परेशान था। हर बार मैं टेस्ट करवाता था और एक ही चीज़ आती थी, एज इट इज़, या बढ़ा हुआ आती थी वैल्यूज़ या एज इट इज़ आती थी, लेकिन इस बार नॉर्मल आई। तो अब यहाँ पर हम जो बावल नोसोड है वो कैसे चूज करें, कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। होपफुली आप लोगों को शायद हेल्पफुल हो, और देखते हैं। तो व्हेन एंड हाउ टू यूज बावल नोसोड्स। व्हेन द मेंटल्स, फिजिकल जनरल्स एंड पर्टिकुलर सिम्टम्स of the patient indicated a bowel nosode. Second topic है when the well chosen remedy does not act. अगर कोई भी हमने मेडिसिन सेलेक्ट की है और उसका हमें पता है कि मेडिसिन करेक्ट है पर उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, तो हमें वहां पर बावल नोसोड चूज करना पड़ेगा। मेडिसिन, मेंटल जर्नल्स, फिजिकल जर्नल्स, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से कवर कर रही है, नहीं रिजल्ट मिल रहा, तो हमें बावल नोसोड चूज करनी पड़ेगी एज अ इंटरकरेंट। When the symptoms picture of a patient is covered by many medicines, but not one covers the whole. कई बार ऐसा होता है जब हम किसी भी पेशेंट का केस लेते हैं तो हमें लगता है यार ये जो सिम्टम है ये तो उस मेडिसिन में है, ये जो सिम्टम है ये उस मेडिसिन का है, तो एक 4-5 रेमेडी या कई बार 2 रेमेडी, कई बार 3 रेमेडी आ जाती हैं। 100% रेमेडी कभी भी फाइनल नहीं होती उसकी, क्योंकि एक पर्टिकुलर रेमेडी से उसके सिम्टम्स नहीं मैच कर रहे होते। वहाँ पे कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि अब क्या करें। अच्छा, कई लोग तो करते हैं कि चलो भाई तीनों डाल देते हैं, कोई ना कोई एक काम कर जाएगी, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हमें एक करेक्ट सिमिलिमम मेडिसिन ढूंढनी है, पर वहां पर चूज करना मुश्किल है क्योंकि 2 मेडिसिन, 3 मेडिसिन या 4 मेडिसिन के साथ उनके सिम्टम्स जा रहे हैं। अब हम क्या करें? तो वहां पर हम बावल नोसोड का सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑन द बेसिस ऑफ द stool culture report of the patient, the corresponding bowel nosode can be prescribed. Next जो point है वो है in a chronic cases when the prescribed medicine have given only partial relief to the patient but could not cure him completely. तो मैंने जैसा अभी आप लोगों को बताया कि मेडिसिन ने अच्छा काम किया पर पेशेंट क्योर नहीं हो रहा, वहाँ भी हमें एज अ इंटरकरेंट उस स्टैग्नेशन को क्लियर करने के लिए बावल नोसोड का यूज करना पड़ता है। एलन्स की नोट में इसके बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं साइकोटिक कंपाउंड बैसिलस के बारे में। और जो यहाँ मैंने जिस बेसिस पे मैंने साइकोटिक कंपाउंड प्रिस्क्राइब की थी वो कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखती हूँ। एंजाइटी फॉर
फ्यूचर कि मैंने इतने सालों तक कई जगह ट्रीटमेंट करवाया, जहाँ जो जैसा बताता, झाड़ा लगवा लो, झाड़ फूक करवा लो, इधर से ताबीज बनवा लो, ये इधर दर्शन करके आ जाओ, या कोई भी इसके अलावा और भी कोई ट्रीटमेंट की, ये डॉक्टर के पास चले जाओ, कोई ये ट्रीटमेंट करवा लो, मैंने सारा कुछ करवाया, पर मैम मुझे अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिला। डलनेस, हमेशा डल, इनएक्टिव, थका हुआ, जैसे शरीर पे जान ही नहीं है। घर के बाकी फैमिली मेंबर्स के साथ तो टाइम स्पेंड नहीं करता, इवन अपनी जो छोटी बच्ची है उसके साथ भी टाइम स्पेंड करने के लिए बॉडी में ताकत ही नहीं रहती, तो मैं कहाँ से उसके साथ टाइम स्पेंड करूं? ये पेशेंट की वर्डिंग है। इरिटेबिलिटी, हर वक्त इतना चिड़चिड़ा रहना कि मेरी तो बोलने की इच्छा नहीं होती, या कोई अगर बात भी कर रहा है कि भाई ठीक है तुम मत बोलो, सिर्फ हमारी बात सुन लो, उससे भी चिढ़ होने लगती है, इतनी ज़्यादा इरिटेबिलिटी। ड्राइनेस, इसके इमोशंस में ड्राइनेस, इसकी फैमिली में, इसके वर्क में, फ्रेंड सर्किल, सोशल तो ये है नहीं, और जो भी अगर ये कभी भी जाते हैं तो सिर्फ काम से काम रखना। हर जगह मतलब इतना ड्राई हो चुका है बंदा कि कोई भी चीज वर्क नहीं करती अभी इस पर। और इरप्शंस, हर्पेटिक। सो मुझे जो चीज़ें मिली, मैं कोई बुक एज अ बुकिश नॉलेज आपके साथ शेयर नहीं कर रही, अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो मुझे मिला, जिस बेसिस पे मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिया, वो चीज़ें मैंने आपसे शेयर की। कॉपी पेस्ट या डिटेल आपको बहुत सारी बुक्स में मिल जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल है, जो हमें मिला, जिस बेसिस पे हमने प्रिस्क्राइब किया, जिस वजह से ये जो सीरीज शुरू की गई है, वो एक्चुअल चीज़ें आपके सामने रखनी है, ताकि आपको जो रियल चीज़ें हैं, किस तरीके से पेशेंट आता है, किस तरीके से बताता है, किस तरीके से सिलेक्शन करना है, क्या चीज़ें पिक करनी है, क्या छोड़ना है, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं किसी भी केस को ठीक करने के लिए। मैं प्रीवियस वीडियोस में भी मैंने कहा कि आप अगर कोई छोटी सी भी चीज़ मिस करते हैं, आपका केस मिस होता चला जाता है, और इस केस में मेरे साथ यही हुआ। मिलते हैं जो हम सीरीज शुरू कर रहे हैं सिफलाइनम की, उसमें, और आप सभी को ये जो पेज में डिटेल शेयर की गई होगी, मैं मेंशन भी कर दूंगी, उसमें जो नंबर दिया गया है आप उसके थ्रू अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।